शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर। तो जब कोई भी कंपनी अपनी शेयर इशू करती है, सिर्फ एक पेज की कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, सेबी गाइडलाइंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही कोई कंपनी शेयर इशू कर सकती है। द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी relating to issue and allotment of shares. When public company desires to raise capital by issue of shares, it invites public to subscribe for its share. The invitation is made through document called prospectus. तो सबसे पहले prospectus issue किया जाता है. Prospectus must mention the exact manner in which the amount of share is payable by the public. तो prospectus में तो हमारा पहला स्टेप क्लियरली आपको गिवन होगा कि जो पैसे कंपनी ने लेने हैं वो लमसम में लेने हैं या पार्ट्स में लेने हैं। अगर पार्ट्स में डिमांड करते हैं तो पहले वाले पार्ट में जो पैसे मांगे जाते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसे हम नाम देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी। फिर जब लोगों को शेयर दिए जाते हैं, जब तब वो जो पैसे डिमांड किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। फिर उसके बाद 1, 2, 3 तक इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, उन्हें बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। क्लियर है? इसका मतलब कोई कंपनी ने अगर एक 100 रुपए का शेयर इशू किया है तो जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 रुपए इकट्ठे मांगेंगी आपसे। वो उस 100 रुपए की 4-5 इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं। कुछ पैसे एप्लीकेशन पे डिमांड करेंगे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल पे। इसके पीछे का बेसिक रीजन होता है कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कन्वीनियंट रहे। किसी के लिए भी एकदम से पैसे निकालना टफ होता है। मान लीजिए मेरा कुछ 1000 करोड़ रुपए का इशू है। अब मुझे पता है कि सब लोगों के पास ये थोड़ी है कि पैसे रखे पड़े हैं सेफ स्पेयर करके और मुझे बस जैसे मैं बोलूंगा भाई मैं इशू निकाल रहा हूं और वो लोग मेरे पास कैश डिपॉजिट करा देंगे। तो 1000 करोड़ का इशू मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो भाई अभी सिर्फ 25% दे दो, बचे हुए पैसे अगले 3 इंस्टॉलमेंट में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद दे देना। ये सब चीज प्री प्लान्ड मैंने पहले से अनाउंस कर दी, किसमें? प्रॉस्पेक्टस में। कई लोगों ने मेरे पास अप्लाई करना है। अगर मैंने टोटल में 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो जरूरी तो नहीं कि मुझे 1 लाख शेयर की ही एप्लीकेशन आएगी। अगर मुझे 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं सब लोगों को तो शेयर नहीं अलॉट करूंगा ना। तो जिन लोगों को मैं शेयर अलॉट नहीं करूंगा, सेकंड पॉइंट, नो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू until the beginning of 5 days after that which the prospectus is first show issue। कहता प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस इशू के भी बाद में कम से कम 5 दिन बाद आप अलॉटमेंट का प्लान करोगे। As per SEBI guidelines, the subscription list for public issue should be kept open at least कम से कम 3 दिन, 3 वर्किंग डेज खुली रखेंगे हम, और not more than 10 working days as disclosed in the prospectus। और prospectus में ये क्लियर बताया जाएगा कि ये इन 3 दिनों में हमने एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करने। No allotment shall be made in case of first allotment of share unless the amount stated in the prospectus as the minimum subscription has been subscribed. Sum payable on application for the stated amount has been received by the company। और ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी गाइडलाइंस, ये 90% ऑफ इशूड अमाउंट है। मतलब जितने भी शेयर आपने इशू किए हैं कम से कम उसका 90% की एप्लीकेशन आपको मिलनी चाहिए। अगर 90% से भी कम की एप्लीकेशन आती है तो हम शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते। As per section 39(2), the amount payable on application is fixed by director, but it can't be less than 5% of the nominal value of share। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगना है ये डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में ये फेस वैल्यू के 5% से कम नहीं होगा। तो यहां एक वर्ड आया नॉमिनल वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। एक शेयर कितने का है, एक शेयर का रेट कितना फिक्स किया गया है? 10 रुपए।
हो सकता है मार्केट में हम उसकी डिमांड 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कर रहे हैं, तो हम क्लेम ज्यादा भी कर सकते हैं, डिमांड ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक 10 रुपए का शेयर 20, 30, 50 रुपए के रेट पे इशू किया जाता है तो उसे बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। और अगर 10 रुपए का शेयर सस्ते में इशू किया जाता है उसे कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्काउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। आपके लिए फायदा हो गया था, आपके कई क्वेश्चन कट गए बीच में से, डिस्काउंट वाला टॉपिक ही खत्म हो गया। अब यहाँ तो शेयर 100 रुपए का शेयर है तो 100 के रेट पे इशू होगा या महंगे में इशू होगा, और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसे प्रीमियम नाम दिया जाएगा एज पर सेबी गाइडलाइंस। अब कंपनीज एक्ट ने कहा 5% से कम हम नहीं मांग सकते, लेकिन सेबी ने कहा कि मिनिमम एप्लीकेशन पेड शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। अब सेबी की भी माननी पड़ेगी। सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है 25% से कम नहीं मांगोगे, इसका मतलब 25% से कम क्लेम नहीं किया जा सकता एप्लीकेशन पे। जब आप क्वेश्चन करेंगे, कई क्वेश्चंस में 25% से कम होगा, तो टेक्निकली या लीगली वो क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपको अकाउंटिंग कर देनी है, जैसा भी क्वेश्चन है उसकी अकाउंटिंग आपने करके दिखा देनी है। थ्योरेटिकली 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, एज पर कंपनीज एक्ट 5% से कम अमाउंट नहीं मांगी जा सकती, एज पर सेबी गाइडलाइंस 25% से कम की क्लेम नहीं किया जा सकता। तो दोनों की सुनोगे तो 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक 100 रुपए का शेयर है तो कम से कम 25 रुपए जरूर एप्लीकेशन पे मांगे जाने चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको याद करा दूं, जब आप क्वेश्चन करोगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे 100 रुपए का शेयर एप्लीकेशन पे 20 रुपए मांग रहे हैं, 10 रुपए मांग रहे हैं, तो हम तब भी क्वेश्चन को कर लेंगे। हाँ, नीचे एक सिंगल लाइन नोट लिख सकते हो कि लीगली एज पर सेबी गाइडलाइंस कंपनी कांट क्लेम लेस देन 25% ऑन एप्लीकेशन। ऋषिता, ये पॉइंट समझ लगा? यस सर। मुझे बताना जरा, एक्ट और सेबी में दोनों में डिफरेंस कहाँ आया है? ये एक्ट और सेबी में दोनों में डिफरेंस बताना क्या आया है? सर डिफरेंस ये है कि एक्ट में बोला है कि मतलब 5% से मतलब कम हम एप्लीकेशन मनी हम नहीं कर सकते, और सेबी ने बोला है कि 25% मिनिमम अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज कॉमनली बच्चे बाद में भूल जाते हैं, जो मैंने सर्कल किया ये 2 सर्कल पढ़ना साथ में जरा, ये कॉमनली बच्चों को नहीं याद रहता, पढ़ना जरा। सर नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस। हाँ, जो एक्ट ने कहा है उसने कहा है नॉमिनल वैल्यू का 5% मिनिमम मांगना है। अब कई बार ऐसा होता है, शेयर होता है सिर्फ 10 रुपए का, इशू किया जाता है 100 रुपए के रेट पे, तो एक्ट के हिसाब से 10 रुपए का 5%, मतलब सिर्फ 2.5 रुपए, सिर्फ 10 रुपए का 5% 50 पैसे मांगने की बात हो रही है। लेकिन जो सेबी कहती है, वो कहती है जितने में आप इशू करते हैं उसका 25% आपने मिनिमम डिमांड करनी है एप्लीकेशन पे। अब ये दोनों वर्ड भी ध्यान रहेंगे ना, नॉमिनल और इशू प्राइस। नेक्स्ट, अगर किसी भी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज टू बी सॉट इन द मैनर ऑफ अलॉटमेंट बिफोर द शेयर आर अलॉटेड। मतलब हमें स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। एज पर सेक्शन 29, every company making public offer and such offer other class of shares of public company as may be prescribed shall issue securities only in dematerialized form। इसे ना शॉर्ट में डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट आपने तो एफएमएम में सुना होगा, ये डीमैट क्या होता है? डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट। सर ये अकाउंट होता है जहाँ पे आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली आप होल्ड कर सकते हो। सर लगा देना। हाँ हाँ, अच्छा कर ले, देख लो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हैं, और हमारे डीमैट अकाउंट में ही शेयर ट्रांसफर होते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम रहा है। ये पेपर फॉर्म से तो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है।
बाकी बच्चों के लिए मैं वैसे बता दूं, डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि हम जो भी शेयर बाय करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अकाउंट में आ जाते हैं। जब भी सेल करना है, परचेज करना है, उसी अकाउंट के थ्रू मूवमेंट होती है। तो इससे बड़ा कंफर्टेबल हो चुका है शेयर का सेल परचेज, और पैसे वापस अकाउंट में आने में भी टाइम नहीं लगता। ये जो डीमैट अकाउंट होता है ना, ये हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। मतलब जब शेयर खरीदेंगे हमारे बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके फंड्स हम शेयर खरीद लेते हैं। जब शेयर बेचते हैं तो बेच के जो पैसा आता है उसे वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है। और इसका डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में बना था, उसकी रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या कहता है कि हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच में, कॉल जिसको कहते हैं, कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। एंड अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। हर एक कॉल नॉमिनल वैल्यू के 1/4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। और 14 दिन का कम से कम नोटिस दिया जाए शेयर होल्डर को कॉल मांगने से पहले। जैसे जब भी कॉल मांगी, ये नहीं उनको कहेंगे जी कल डिपॉजिट करा दो, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद फिर कॉल की डिमांड की जाएगी। अब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। प्रैक्टिकली सुनो जरा। यस क्लास। तो प्रैक्टिकल वर्किंग में अगर हम आए, जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो शेयर इशू कैश के लिए भी हो सकता है या अदर देन कैश हो सकता है। ये अदर देन कैश का कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? दमनवीर तो बहुत क्वेश्चन कर चुका है, इश्यू ऑफ शेयर की अदर देन कैश की एक एग्जांपल देना दमन। दमन बोलो जल्दी भाई, कहां गुम गए? फिर कैश के बगैर क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जांपल इसका। चल मैं बोलता हूं। मान ले मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, जिससे खरीदी उससे बात हो गई, बदले में तू कैश ना लेना, मेरे से शेयर ले लेना, और वो एग्री कर गया। वो वैसे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता था फंड्स, उसने कहा ठीक है मुझे शेयर्स दे दो। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मेरे पास बिल्डिंग आई है, पहला केस बिल्डिंग, या मैं कह सकता हूं कोई भी एसेट परचेज्ड, एंड कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। इसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट, इश्यू ऑफ शेयर्स इन परचेज ऑफ एसेट। किसी कंपनी के एसेट खरीदे, बदले में शेयर दे दिए। बोलो एंट्री क्या होगी? एनीवन? +1 वाली एंट्री ही है, आइडिया से ही बता दो। बोलो भाई कोई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का नाम ना पता हो तो वर्ड वेंडर यूज कर लेते हैं। मान लीजिए उस बंदे से जिससे हमने बाय किया वो अल्फा ब्रदर्स है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू अल्फा ब्रदर्स, देन अल्फा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लीजिए अपने बिल्डिंग खरीदी है 50 लाख रुपीस की, 50 लाख, और इस 50 लाख के बदले में हमने उनको शेयर देने हैं। तो ये 2 एंट्रीज और क्वेश्चन फिनिश। सर हाँ जी। हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल? कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बिल्डिंग किसी अलग टाइम में परचेज की जाती है, तो तब वेंडर के नाम पे ड्यू कर लेते हैं हम पैसा, और वेंडर को बाद में पेमेंट करते हैं। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा 2 एंट्रीज ही करना। अब इसी कनेक्शन में
मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये मैंने वर्ड लिखा है, मुझे बताना इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात भी की है मैंने, इनका मतलब क्या है? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार मतलब होता है कि जितनी अमाउंट है उसी अमाउंट के ऊपर हमने दिया है। प्रीमियम मतलब हमने एक्स्ट्रा मतलब पैसे लिया उसके ऊपर। इशू और एट फेस डिस्काउंट होता है वैल्यू। कम पैसे। फेस वैल्यू का मतलब है जितने का शेयर है उतने में इशू कर दिया, और प्रीमियम का मतलब है इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से महंगे रेट पे, ज्यादा रेट पे हमने इशू कर दिया। फेस वैल्यू होता है उस शेयर के ऊपर जो मार्क किया हुआ प्राइस होता है। डिस्काउंट का मीनिंग होता है इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। और ये डिस्काउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, अब हम शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, मतलब स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन एंगल से तो बहुत कुछ कट हो गया। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, वो थ्योरेटिकली में अलग से डिस्कस करनी है। मेनली हमने एट पार या प्रीमियम का केस डिस्कस करना है। तो मान लो जिस वेंडर से मैंने ये बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख रुपए की, मैं उसको जो शेयर दे रहा हूं वो पार वैल्यू पे दे रहा हूं, तो एंट्री जो ऊपर लिखी है ऐसे ही होगी या बदल जाएगी? सर ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही रहेगी। ये जो ऊपर मैंने एंट्री करी है ये पार वाला केस था। अब मैं केस चेंज करता हूं। मान लो हमने जो शेयर है, वेंडर से 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, हमने उसको 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे दे दिया, मतलब 10 वाला शेयर 20 के रेट पे इशू किया। मान लो उस वेंडर को हम जो शेयर है वो प्रीमियम पे देते हैं, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे देते हैं, तो क्या एंट्री में चेंज आएगा? आएगा सर। क्या चेंज आएगा? टू शेयर कैपिटल वाली पोजीशन पे 25 लाख रुपए आएगा, और अलग से लिखा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25 लाख रुपए। तो रूल, जब भी कोई कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो प्रीमियम को अलग से एक रिजर्व के नाम पे लिखा जाता है, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं यहां लिख के दिखाता हूं। बिल्डिंग परचेज्ड ₹50 lakh and payment discharged in form of shares, in form of equity shares। जब कुछ ना बोल रहा हो, सिंपल वर्ड में इक्विटी शेयर ही होता है। शेयर का अपने आप में मीनिंग है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर which are issued at 25% प्रीमियम, मतलब जो शेयर इशू किए हैं वो 25% प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री नो डाउट रहेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का जो नाम है तो नाम लिख लेना, अगर नाम पता है तो क्वेश्चन में। 50 लाख रुपीस फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री वेंडर डेबिट 50 लाख, हमने उसे 50 लाख देना था, टू शेयर कैपिटल। अब आप चाहे शेयर कैपिटल लिखो या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू मतलब शेयर कैपिटल का अपने आप में मीनिंग ही होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा लिख लेता हूं, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मुझे कोई हेल्प कर सकता है कि कैपिटल में कितना लिखूं और एसपीआर में कितना लिखूं? अच्छा, इसको प्यार से हम एसपीआर बोलेंगे पूरे चैप्टर में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व थोड़ा लंबा नाम है ना, बोलने में टाइम ज्यादा लगता है। एसपीआर प्यार से बोलते हैं, लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही है। एग्जाम में हम शॉर्ट नेम यूज नहीं कर सकते। तो कोई हेल्प करो जरा मेरी। दमन करेगा हेल्प? दमन, दमन पहले भी बुलाया था, तुम गुम हो गए थे कहीं। दमन बीर सिंह। हाँ जी सर। ये 2 क्वेश्चन मार्क है, दोनों क्वेश्चन मार्क पे बताओ क्या क्या आएगा।
किसी और को आइडिया है तो बताओ। मोहप्रीत आप आइडिया लगाना जरा, देखना क्या होना चाहिए यहाँ फिगर। मोहप्रीत सर शॉर्ट टोटल क्या क्या आएगा? 37,500 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या क्या आएगा? 12,500। 12,50,000, 50 लाख रुपए था ना, मैंने एक जीरो खुद ही बढ़ा हाँ दिया। मोहप्रीत तुम्हें क्या लगता है, ये ठीक है? हाँ जी सर। चलो मैं एक पॉइंट वापस लेता हूं। कितने नहीं प्रीमियम, नहीं सही। कितने प्रीमियम पे इशू किया हमने? 25%। 25। क्या 37,50,000 का 25% ये है? क्योंकि जो प्रीमियम है वो फेस वैल्यू के ऊपर काउंट करना होता है ना, और यहां मैंने फेस वैल्यू लिखनी है, ये फेस वैल्यू है, इसका 25% होना चाहिए प्रीमियम। तो क्या ऐसा हो रहा है? मेरा तो 1/3 बन रहा है, 33% बन रहा है, मतलब डेफिनेटली ये जो फिगर तुमने लिखवाई है ये गलत है। मोहप्रीत तुम दोबारा से ट्राई करो अपना खुद। दमन वीर हमें करवाने लगा था, दमन करवाएगा। दमन फिर गुम हो गए तुम, जल्दी आओ वापस। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 बार बुला लिया तुम्हें। चल बता फिगर क्या आएगी। देखो कुछ फेस वैल्यू है जो कि हमें नहीं पता, उस फेस वैल्यू को हम 100 मान लेते हैं, उसके ऊपर प्रीमियम ऐड करेंगे जो कि 25% है। 100 का 25% 25 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा। वो टोटल हमें पता है 50 लाख रुपए, मतलब हमने किसी को 50 लाख रुपए देने हैं जो कि 125 को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर कैपिटल कितनी आएगी? मतलब सीधा सा फॉर्मूला बन गया, टोटल अमाउंट पेबल 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रीमियम अमाउंट, मतलब डिवाइडेड बाय 125 करो और इनटू वापस 100 करोगे तो शेयर कैपिटल की फिगर आ जाएगी। समझ लगा कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दो। जो प्रीमियम होता है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू अगर किसी चीज की 100 है और 25% प्रीमियम है तो 25 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट 125 बन जाएगी। इसका मतलब किसी को 125 रुपए टोटल देने हैं, तो फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 25 है और टोटल 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी पैसा देना है दैट रिप्रेजेंट 125, क्योंकि प्रीमियम बीच में एडेड है ना। तो 50 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, बताना जरा कितना आएगा। मोहप्रीत वापस तुम बताना। सर 1 मिनट में बताती हूँ। तो 40 लाख आ रही है। हाँ, मतलब यहाँ 40 लाख आना चाहिए था, 40 लाख का 25% करो, 10 लाख यहाँ आना चाहिए था, टोटल 40 और 10 मिला के अपने आप 50 लाख हो जाएगा। अब बात समझ लगी कि नहीं? हाँ जी, इजी लगा? क्लास मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी सर सर, हाँ जी। 50 लाख को कितने से डिवाइड करना है हमने? प्रीमियम की अमाउंट से? प्रीमियम ऐड करके 100 प्लस प्रीमियम, मतलब 125 से डिवाइड करना है। 25 प्रीमियम था ना, 100 का शेयर था। मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी सर। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ बिल्डिंग खरीदी, बदले में शेयर दे दिए, ऐसे ही कई बार ना हम किसी का चलता चलाता बिजनेस खरीद लेते हैं, पूरा बिजनेस खरीद लिया। जैसे मोंटी कार्लो वालों का बिजनेस ही खरीद लिया हमने, और बदले में उनको कहा शेयर ले लेना, थोड़ा बहुत कैश भी दे दिया, कुछ शेयर दे दिए अपनी कंपनी के। तो अगर कभी ऐसा होता है, पॉइंट लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स in consideration
ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस खरीदा है किसी का तो उसमें काफी कुछ रहा होगा, एसेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी, तो वो सब कुछ के बदले में हम शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल बनाता हूं मैं कि मैंने किसी का एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ रामा, कंसिस्ट बिल्डिंग थी उसमें 2 लाख रुपए की, फर्नीचर था 3 लाख रुपए का, इक्विपमेंट्स थे 2 लाख रुपए के, डेटर्स थे 1 लाख रुपए के, स्टॉक था 2 लाख रुपए का, क्रेडिटर थे 3 लाख रुपए के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी थे 1 लाख रुपए के। ये सब चीजें थी एट एन एग्रीड वैल्यू। कितने में खरीद लें ठीक रहेगा? हमें रिशिता बताओ भाई, रिशिता कितने में खरीद लें इस बंदे का बिजनेस का? रिशिता कितने में खरीद लें इसका बिजनेस, जैसे तुम कहो। सर सारी एसेट्स को देख के मतलब थोड़ा, और उसकी गुडविल को भी देख के कि उसकी रेप्यूटेशन कितनी है मार्केट में। चलो मान लो मैंने इसका बिजनेस 5 लाख रुपए में खरीद लिया, कोई जरूरी नहीं होता रिशिता कि हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं उसकी मार्केट में रेपुटेशन हो। क्या पता वो तो फेल बिजनेस है, हम खरीद रहे हैं, हमें तो बस एसेट वगैरह मिल रहे हैं, हम उसको अपने ढंग से चलाएंगे, अपना नाम देंगे, और क्या पता सच में उसकी रेपुटेशन हो। तो मैं यहाँ 2 केसेस बनाऊंगा। मान लो मैंने ये बिजनेस 5 लाख रुपए में खरीद लिया और बदले में एंड इन कंसिडरेशन, और बदले में मैं क्या दे रहा हूं, रुपीज 2 लाख का चेक दे दूं, चेक मतलब थ्रू चेक पेमेंट, एंड बैलेंस का क्या दे दूं, शेयर दे दूं, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, अपनी कंपनी के शेयर दे दिए हमने एट, कुछ प्रीमियम भी बता दो, कितने प्रीमियम पे दे दूं जैसे आप कहो। 20% प्रीमियम कर दूं, अपने शेयर मैंने 20% प्रीमियम पे दे दिए। पार पे भी दे सकता था मैं, कोई इशू नहीं है, पार वाला क्वेश्चन तो ज्यादा ही आसान हो जाता है, मैंने प्रीमियम का केस ले लिया। लो भाई ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, कौन मेरी हेल्प करवाएगा इसकी जर्नल एंट्री करने में? करवाओ जरा। एक्स लिमिटेड ने किसी का चलता चलाता बिजनेस, रामा का चलता बिजनेस खरीद लिया जिसमें काफी कुछ था, तो पहली एंट्री रहेगी आपकी, जो कुछ भी हमने इस बिजनेस में परचेज किया है एसेट्स डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर डेबिट 3 लाख, इक्विपमेंट डेबिट 2 लाख, डेटर्स डेबिट 1 लाख, स्टॉक डेबिट 2 लाख, टू क्रेडिटर, मैं ठीक लिख रहा हूं ना? अगर कहीं गलती लग रही है तो बोल दो मुझे। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, और टू वेंडर का नाम क्या है, रामा, उसके नाम पे लिखेंगे जितना उसके साथ एग्री किया। हमने उसके साथ कितना एग्री किया, कोई बताएगा हमने उसके साथ कितना एग्री किया, एग्रीड अमाउंट? 5 लाख। 2 लाख। 5 लाख एग्री हुआ था, ये देख ऊपर। अब देखो क्या डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है?
जल्दी से कौन बताएगा मुझे डेबिट क्रेडिट में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? सर लाख रुपए का फर्क है किधर? अदर क्रेडिट साइड। क्रेडिट वाली साइड। अगर क्रेडिट साइड कोई डिफरेंस आए उसको नाम लिखना है कैपिटल रिजर्व। क्या नाम लिखना है? बोलो। कैपिटल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। अगर यही डेबिट साइड पे डिफरेंस आता तो लिखना था गुडविल। रिश्ता गुडविल भी हो सकती थी कि मुझे वो बिजनेस मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट की है और अगर मैं उसे सस्ते में खरीद रहा हूं तो जो डिफरेंस है उसे नाम क्या देना है? कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व या गुडविल ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। जो भी आएगी देख लेंगे हम टाइम के अकॉर्डिंग। समझ लगा? हाँ जी सर। तो अगर कोई अलग क्वेश्चन गुडविल वाला आएगा वो भी इजीली मैनेज कर लोगे ना आप लोग? मतलब क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो गुडविल डेबिट सर साइड इसके बाद एक और अब एक और एंट्री करनी है हमने, वो भी कर लेने दो मुझे जरा। हाँ जी, दूसरी एंट्री। अब रामा को कुछ पेमेंट करनी है हमने। रामा डेबिट। रामा को कितनी पेमेंट करनी है कोई बताएगा? ये देखो पीछे एंट्री में रामा को कितने पैसे देने हैं? 5 लाख रुपए। 5 लाख। क्या 5 हमने लाख। कुछ डिसाइड किया क्या देना है उसे? हमने क्या कुछ डिसाइड किया था हमने? ऊपर देखो दो ब्लू लाइन में सर नजर 2 आ रहा है लाख लाइन में चेक से देना है। कंसिडरेशन क्या देना है हमने? 2 लाख चेक से देना है और 20% तो प्रीमियम बैंक पे शेयर अकाउंट लिख देने हैं। लेता हूं जो चेक दिया मैंने, और टू शेयर कैपिटल लिख लेता हूं जो शेयर देने हैं मैंने। लेकिन क्या शेयर मैं प्रीमियम पे दे रहा हूं? चेक करो। 20% प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे दे रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखना पड़ेगा मुझे। नहीं होता तो टू शेयर कैपिटल लिख के मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाना था। अब कौन बताएगा कि कैपिटल कितनी आएगी, प्रीमियम कितना आएगा? कौन बता रहा है? मोहप्रीत अब सही बता पाओगे? नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो मैं बोल रहा हूं। हमने रामा के अभी भी कितने पैसे देने हैं तुम बता दो। कितने पैसे भी देने रहते हैं? 3 लाख रुपीज। 3 लाख। इसको कहते हैं अमाउंट पेबल कि 3 लाख रुपया देना रहता है। सर मैं दसा डिवाइडेड बाय, कोई बात नहीं मुझे ही बताने दे अब। चल दमन को बताने देते हैं। दमन बताओ। सर मैं कर लिया हूं सर। चल बता दे, कोई बात नहीं अब। सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 तो ये करके आ रहा है 2,40,000 के आएंगे शेयर कैपिटल और 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। दमनवीर तू तोता सर है क्या? 125 क्यों है? 125 क्यों किया पहले ये बता। अच्छा 25% थोड़ी देना है। ओहो। हाँ रट्टे लगाए हैं। पिछले क्वेश्चन में 25 था तो अब भी 25 ही होगा है। देखना हमारे क्वेश्चन में हमने शेयर कितने प्रीमियम पे दिए हैं इस बार। अरे देखो भाई कितने प्रीमियम पे दिए हैं। सर 20%। तो डिवाइड बाय कितना करूंगा मैं? 120। सिंपल। 100 प्लस प्रीमियम जो भी है 120 से डिवाइड करो। अब सर बताओ 2.5 लाख। इनटू 100 कर दो। 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए के मैं शेयर दे दूंगा। 50,000 रुपए प्रीमियम हो जाएगा और इस तरह से टोटल पेमेंट सेटल हो जाएगी। मोप्रीत आप कुछ समय लगा कि नहीं? हाँ जी सर, अब समझ आ गया। अभी आज हमने सिर्फ इतना टॉपिक करना है। इतने टॉपिक पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपका आज का होमवर्क है। सिर्फ 2 केस करवाए मैंने कि किसी के चलते चलाते बिजनेस के बदले हमने शेयर देने हैं या फिर हमने किसी को एसेट खरीदा उसके बदले शेयर देने हैं। अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं। बुक है आप में से किसी के पास? जल्दी से बैक क्वेश्चंस पे जाओ जरा। हाँ जी सर। बैक क्वेश्चन पे जाओ जल्दी से। देखो हेडिंग बना सर होगा आ ही नहीं रहे इशू बैक ऑफ शेयर क्वेश्चन। कंसिडरेशन अदर देन ओहो। कैश। मिल गया? हाँ जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है?
28 से हो रहे हैं सर। 28 से इशू कहां तक ऑफ जा शेयर रहे आर हैं? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 28 से लेके कहां Yeah. तक है ये क्वेश्चन? 39 फिर उसके बाद 4 फीचर शुरू हो रहा है। हाँ बस 28 से लेके 39 तक ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। अच्छा जी। सेम इलस्ट्रेशन भी है।